गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि न्यू चैप्टर कौन सा चालू करने वाले हैं, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर चालू करेंगे। और हम इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि जो हम पढ़ाएं वो पूरे डिटेल में पढ़ाएं। जो आपके सिलेबस से हटा दिया जा रहा है उसको भी कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए तब हम एनसीईआरटी पर आ जाएंगे, समझ रहे बात को। और बाकी जो आपका सिलेबस है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपकी लाइफ को लेकर के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो चीज़ यूज़ होने वाला है, तो उन चीज़ों को हम कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ाएंगे। जैसे हम अभी चला रहे हैं रेफरेंस बुक केसीसी ना, बाकी आप लोग कोई भी बुक बनाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे तो हम देख रहे हैं आपसे होमवर्क भी करवा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट तक हमारा ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये जिम्मेवारी मेरे साथ साथ अब आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी किन्हीं किन्हीं का फ़ोन आता है कि सर हमको तो पता ही नहीं चल पा रहा है, हमको तो पता ही नहीं था कौन सा लिंक है कैसा है। तो ये जिम्मेवारी हमारी है कि हम पढ़ाएं, और ये जिम्मेवारी हमारी भी है कि उनको इन्फॉर्म भी करें, लेकिन कांटेक्ट में रहने पर ना इन्फॉर्म कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप लोगों तक तो बिना इन्फॉर्मेशन के भी आप लोग तो एक्टिव थे तो चला ही गया, लेकिन अब जो इनके तक हमारा नहीं पहुंच पा रहा है तो वो तो थोड़ा सा आप उनकी भी हेल्प कीजिए और हमारी भी जिम्मेवारी अच्छे ढंग से निभे। तो वो कहें एक तरफ से तो हमारी भी हेल्प ही होगी इस बात पे लेके। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हमारा लगभग क्वेश्चन खत्म ही हो चुका था। अब हम लोग आ रहे हैं डबल डेरिवेटिव पढ़, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, ऑर्डर को याद रखिएगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो वहां ऑर्डर का यूज होगा, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो वहां ऑर्डर का जिक्र होगा। तो वो ऑर्डर यहीं से काम आने वाला है जो आज आपको बताएंगे, समझ रहे हैं बात। मतलब इंटीग्रेशन के बाद भी हमारा लक्ष्य क्या है कि वहां जो प्रॉब्लम बनेगा इस ऑर्डर से देख देख करके बनेगा। क्लियर है? तो वहां डिग्री और ऑर्डर, वहां डिग्री और ऑर्डर में लड़का मिस्टेक कर जाता है, 2 ऑब्जेक्टिव आता है 2 नंबर गया। तो ऑर्डर आज ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कोई अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोग उसके लिए चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप मेरा होमवर्क बनाते रहिए, हम अपने रिदम में पढ़ाते रहेंगे। चिंता आज तक हमारे सिलेबस में किसी को नहीं हुआ है, और फुल्ली पढ़ा दिए हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से निकाल दिए, एनसीईआरटी कर दिए। हाँ, एग्जाम में एनसीईआरटी ही पढ़ना था तो फिर एक अच्छा इंस्टॉलमेंट 4000 और 5000 ये हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो आप कम से कम फी में भी और एनसीईआरटी आप पढ़ सकते थे। आपके पैसा को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लगता है कि नहीं एनसीईआरटी ही सिर्फ, तो वो तो आप बर्बाद हो रहे हैं ना। आपने तो सामान खरीदा जितने का, और फिर जितना आपने पेमेंट किया सामान के लिए, आपको सामान उसमें कुछ कम मिल रहा है, तो आप हमें धोखा करने की आदत दिला रहे हैं क्या? तो ये आदत कम से कम हमसे मत दिलवाइए। आज जरूरी था इस बात पे बात करना, और कुछ वर्ड यूज कर दिए पैसा, तो ये हम जनरली यूज नहीं करते हैं, सो फॉर दैट सॉरी। और चलिए आते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ से कुछ निकल ही जाएगा, आप लोग बुलवाते हैं। तो आइए हम लोग डेरिवेटिव समझते हैं। समझिए क्या है ये, एक समझ लीजिए कर्व है y = fx। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज, नया चीज बना दिए। कुछ नया चीज नहीं बनाए, आप लोग जैसे समझते थे ना कि x² + 2 = 0, तो x + y² x² + y² = 0, x = -y इतना। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू रखते थे, y का वैल्यू रखते थे, इस तरह का पॉइंट आता था ना। तो उसी तरह से समझ लीजिए y = समथिंग, जैसे y यहाँ निकालना चाहेंगे, यदि ये माइनस कर दें और ये प्लस हो गया, y निकालना चाहेंगे तो √x² होगा, y ±x होगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू हमको मिलते जाएगा। तो आप समझ लीजिए ये एक तरह से कर्व है, ठीक है। ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। आप यहाँ पे ये कर्व समझ रहे हैं ना, कर्व एक तरह से वक्र, जिसको आप पढ़ते थे 10th में। तो ये चीज आप देख रहे हैं, तो ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमारा PXY, ये कोई पॉइंट है। PXY क्यों कहे भाई, ये इसलिए कहे क्योंकि ये डिस्टेंस जो आप देख रहे होंगे,
ये डिस्टेंस जो है आपका वो x होगा, क्योंकि ये समानांतर है x एक्सिस के, ये x हो गया। अच्छा ये है डिस्टेंस, देखिए ये y है, y एक्सिस पे है, तो ये y है, इतने बड़ा ये है, तो ये y हो गया। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, x y। समझ लीजिएगा धीरे धीरे चीजों को, समझ रहे हैं, क्योंकि जब वेक्टर पे जाएंगे तो सवाल को देखेंगे, फिगर बनाएंगे और इसके बाद सवाल को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा का नाम सुने हैं, किसी भी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे, वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ ऑन द ग्राफ एट ए पॉइंट, यानी कि ओनली यूनिक टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट ऑफ द ग्राफ। समझ रहे हैं ना, किसी भी ग्राफ पे, किसी भी वक्र के किसी एक बिंदु पर अधिक से अधिक एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए खींच दी और वो ये बिंदु को टच किया, वो जब जूम करके देखते तो और ज्यादा ढंग से समझ में आता। ये आपको नहीं दिखा तो हम फिर से एक न्यू वक्र रेखा खींच दिया करते हैं, खींचा दिया, वो सिर्फ एक बिंदु पर, ये थ्योरी है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक एंगल बनता है, वो एंगल क्या बनता है जी, साई बनता है। अच्छा स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि वो कोई वक्र को काटता हो। साइन का हिंदी 11th में जब आए होंगे तो हम पढ़ाए होंगे कि साइन का हिंदी ज्या, कॉस का कोज्या और टेन का स्पर्श ज्या। यदि याद होगा तो हम क्या लिखाए थे, स्पर्श ज्या, और इसका टेन का फुल फॉर्म क्या था, टेंजेंट। टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट और दूसरा इसका नाम स्पर्श ज्या। कहने का मतलब कि इस एंगल, ये जो टेन के साथ लगेगा ये एंगल लगेगा। समझ में आया कि टेन के साथ ये साइन क्यों दिए, साइन के साथ क्यों नहीं दिए, कॉस के साथ क्यों नहीं दिए, टेन के साथ क्यों दिए, क्योंकि ये एक स्पर्श ज्या है। बात को समझ रहे होंगे, स्पर्श ज्या है जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, और वो एंगल जो बनाता है विच मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, वो एंगल जो बनाता है वो साई बनाता है। क्लियर सी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा इसी चीज को हम dy बाई dx कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई dx कहते हैं। अब बातों को समझिएगा थोड़े ढंग से। अब देखिए ये पॉइंट क्या है भाई, एट पॉइंट पी एक्स वाई, ये स्पर्श ज्या इस पॉइंट के कारण यहाँ पर बन रहा है। क्लियर सी बात समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ एट पॉइंट पी एक्स वाई। अब ये चीज आपके मन में भी नहीं जा रहा होगा, ये मन में तब जाएगा जब इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे, इसके एप्लीकेशन में, तो वहां पूरे ढंग से समझ में आएगा। इसलिए हम इसको यहाँ पे अभी तत्कालीन आपके लिए हम समझा करके इसको क्या किए, फिर मिटा दिए। इस पे ध्यान आप नहीं ले जाइए। इसके ठीक अगले वाले चैप्टर में जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, dy बाई dx एट पॉइंट इतना, एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीजों को, तब वहां ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये टेन साई हो गया, ये dy बाई dx हो गया। अब देखिए यही dy बाई dx आप पढ़े थे जिसको हम टेन साई कहते हैं। यहाँ एंगल यदि π/6 हो जाता, एक क्वेश्चन था जिसमें π/6 रख करके रिजल्ट निकाले थे, उसका अर्थ था कि ये यही साई हमारा π/6 हो जाता था। लिखे थे ना एट π/6, जो एक सौरभ और बाकी लोग क्वेश्चन भी बनाए थे और आप लोग को उसको सॉल्व भी करके दिए थे, या लिख दिए थे, हिंदी में मना किए थे लिखने से। तो ये बातों को समझ गए होंगे। हिंदी वाला भी बात बोल देते हैं। देखिए हिंदी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, यह हमारी मातृभाषा है, आपसे ज्यादा हमारा ध्यान हिंदी की तरफ रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स में हिंदी पढ़ने का अर्थ होता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हिंदी में बुक प्रोवाइड नहीं होगा, आपका जानकारी जो आपको समझने की क्षमता है वो हिंदी में रह जाएगी। अब जब आप आगे क्लास में, हायर क्लास में यदि आपको मैथ पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा, आप इंजीनियरिंग की ओर जाएं या कोई अदर कंपटीशन की ओर जाएं, तो जब आप आगे पढ़ेंगे मैथ को तो वहाँ हिंदी मीडियम की बुक मिलेगी नहीं, और जब हिंदी मीडियम की बुक नहीं मिलेगी तब उस बुक को आप समझेंगे कैसे, तब तो आप बैसाखी पे घूमेंगे। हम आपको जो हिंदी में समझाएंगे उतना ही समझेंगे, हम आपको पूरी बुक पढ़ पढ़ के तो समझा नहीं सकते, हम तो पूरा थ्योरी बताएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 किताब सॉल्व कराएंगे। बाकी चीजें आपको जब पढ़नी होगी तो आप इंग्लिश मीडियम में आप कैसे समझेंगे यदि अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि चीजों को इंग्लिश में समझा जाए, कोई भाई भगम चीज है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये dy बाई dx था। ये dy बाई dx जो है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाता था, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट होता था, ये कहलाता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा क्या कहलाता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। क्या करेंगे वो चीजों को समझिएगा। इस चीजों को ये करेंगे कि ये जो y आपका पहले क्वेश्चन में दिया रहता था y इज इक्वल टू एफ एक्स,
और इसी को डिफरेंशिएट करके ये लिखते थे, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे, ये चीज हमारा रहेगा ही, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अंदर वाले को dy बाई dx। क्लियर है? ये y जो था इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इसके बाद इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y हो जाएगा अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐसे नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं आप लिख भी दे तो, लेकिन ये चीजें जो होती है वो ऐसे ही होती है। बात समझ गए होंगे? तो ये अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि dy बटे dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो ये हो गया, dy बटे dx का ये फिगर बना दिए, d2y बटे dx का फिगर कैसे बनाएंगे तो वो बताएंगे आपको। डबल सरफेस में कैसे कर्व करके एक घुमाते हैं और इसके बाद उसमें डबल डबल चीज आएगा। कुछ ही दिनों में पार्ट 2 के सिलेबस में ये टॉपिक होगा, हम आपको रिकमेंड कर देंगे, आप पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखा हुआ सहित आपको समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ थ्योरी समझना था। क्लियर है? तो पूरे ये थ्योरी चीजों को आप समझ चुके होंगे, जो मेन चीज है हम सिर्फ उतना सा आपको लिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is denoted by dy by dx। अच्छा, इसका और कुछ है, साथ में ही सारा लिख देते हैं, इधर देखिएगा होगा। इसका नोटेशन ऐसा भी है 1, इसका दूसरा नोटेशन है f डैश x, यदि y बराबर fx है, और इसका ये भी नोटेशन है f डैश, ऊपर में एक डैश दिए। चलिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर, इसको d2 भी लिखते हैं। क्लियर है? और इन चीजों को d डबल डैश x भी लिखते हैं और ये d डबल डैश भी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए y इज इक्वल टू fx हो गया, तो यहाँ पे यदि आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y इक्वल टू fx, जैसे कि y इक्वल टू sin x था ना, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा cos x। ठीक है, अब इसके बाद हम कहेंगे y1 निकालो जी, तो वही cos x, सिर्फ नोटेशन अलग हो गया। कहेंगे y डैश निकालो जी, तो वही cos x, नोटेशन अलग हो गया। अब ये f क्या हो गया, मान लीजिए यदि क्वेश्चन fx बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर ना देकर के fx बराबर दिया हुआ है sin x, तो f डैश x बराबर बता दीजिए क्या होगा, cos x होगा, f डैश x बराबर। क्लियर है? तो बात समझ गए होंगे। तो चलिए, ये हो गया। यदि ट्रिपल रहा तो क्या करेंगे, यदि ऐसा रहा, डबल डैश वाला सिखा दिए, यदि थर्ड डेरिवेटिव निकालना रहा तब क्या होगा बोलिए। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको f पे दे सकते हैं तो यहाँ पे 3 डैश दे सकते हैं, और ये y पे भी दे सकते हैं तो 3 डैश दे सकते हैं। 3 नीचे लिखिए या ऊपर 3 डैश दीजिए ऐसा। यदि 4 सेकेंड थर्ड रहा तब और फोर्थ रहा तब जी, तो d देखिएगा यहाँ, ये d4y बाई dx टू द पावर 4, या y पे नीचे 4, f पे रोमन में दीजिएगा, याद रखिएगा ये रोमन में दीजिएगा, और ये 4 बार दे दीजिए या फिर ये भी दे दीजिए, रोमन में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन जनरली y पे जो है 4 डैश होगा। क्लियर है? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, n रहेगा तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n रहेगा। चीजें आप समझ गए होंगे काम के लायक। और बाकी देखिए, यदि dy बाई dx है तो इसको आप लिख सकते हैं dy, यदि d2y बाई, और ये चीज एक्स्ट्रा भी लिख लीजिए, यदि d2y बाई dx स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं d2y। ठीक है, और यदि फिर d3y बाई dx क्यूब है
तो इसको लिख सकते हैं आप डी क्यू वाई। वहां जहां पर D2 और D3 क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। वेयर जहां पे है लिख लीजिए, वेयर D1 D2 D3 इज नॉन एज ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा स्पीड चले, हमें मालूम है चीज़ों को कुछ स्किप किए वो भी मालूम है, लेकिन वही चीज़ स्किप किए हैं जो आपको आगे समझ में जरूर आ जाएगा, और वो कोई खास मेजर चीज़ नहीं है। चीज़ों को लिखाना और लैंग्वेज जितना लिखाना होता है वो सारे चीज़ों को समेट के हम स्किप कर दिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है उन चीज़ों को हम स्किप कर दिए। जो पार्ट 2 के को बीएससी पार्ट 2 वाले को जो पढ़ाएंगे तो उस वीडियो को रिकमेंड कर देंगे 12th वाले के लिए भी, तो वो भी समझ में आ ही जाएगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आपके सिलेबस पे आते हैं, क्योंकि कोविड में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें बस इतनी ही थी समझने के लिए, अब हमको प्रॉब्लम बनाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये ऑर्डर समझ गए होंगे। ये कितना ऑर्डर भाई, फर्स्ट ऑर्डर। ये कितना, सेकंड ऑर्डर। वो तीसरा कौन था, थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर पहचान गए ना, ये ऑर्डर का प्रयोग होगा। चलिए आते हैं सिलेबस। हम जिस प्रकार से बताए थे कि रिकमेंड किए हम लोग बुक, रेफरेंस बुक जो पढ़ रहे थे उस बुक का नाम केसी सिन्हा था, और ये वॉल्यूम आपका 1 है, और ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से है आपका। ये एक्सरसाइज 12th है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से आपका सिलेबस दिया हुआ है। पेज नंबर 11.95 है, पेज नंबर 11.95 है, और ये सिलेबस आपका खत्म हो गया है। पेज नंबर 95 नहीं 12.1 पेज नंबर से लेते हुए आप 12.15 यानी कि पूरे 15 पेजों का ये आपका बुक का दिया हुआ चैप्टर है सेकंड ऑर्डर, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा हम सारे को बनाएंगे। अभी फर्स्ट डे था इस चैप्टर पे, इसलिए सारी चीज बता दिए। फिर से एक बार बता दें, केसी सिन्हा और 12 चैप्टर नंबर 12th है, और ये 12.1 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट है। जिनके पास बुक है आप देख लें, बाकी हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 का 1 log x, दूसरा x to the power 20, तीसरा log x, चौथा x² plus 3x plus 2, पांचवा x cos x, छठा e to the power x sin 5x, सातवां sin log x। क्लियर है, समझ गए होंगे बात को, क्या निकालना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड d2y/dx, फाइंड लिख देते हैं बगल में, फाइंड d2y/dx स्क्वायर। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को वो समझा देते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। log x दिया हुआ ये क्वेश्चन पहले भी रहता था, और इसमें हम लोग dy/dx निकालते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी पहले जब हम निकालते थे, पहले वहां तक जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, जहां तक जाते थे हम लोग वहां तक इस चैप्टर में भी जाएंगे, और फिर वहां से हम लोग कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन, ये तो कुछ बराबर दिया नहीं है, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू मानेंगे log x। अब देखिए इसको लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of log
ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन याद कराए हैं 1 by x, 1 by x। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ dy by dx निकालना क्या है जी, d2y बटे dx। अभी पहले हम लेक्चर में बताए थे कि dy by dx जब रहे और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना हो तो इस y को dy by dx कर देंगे और विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और ये क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लगाएंगे फिर से dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 by x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किए, कुछ नहीं किए, जो चीज था उसमें दोनों तरफ डिवाइड x लगा दिए। इस चीजों को लिखने अभी तुरंत सिखाए, पहले भी सिखाए थे। क्या होता है जी, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ये लिखने सिखा दिए 1 by x का डिफरेंशिएशन। कभी आप देखे थे y इज इक्वल टू 1 by x रहता था और जब इसको डिफरेंशिएट करते थे तो कैसे करते थे, dy by dx is equal to d by 1 by x with respect to x। 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर। क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं 1 by x इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 1 by x स्क्वायर। बस रिजल्ट हो गया, और क्या, कुछ नहीं, आंसर आया। बात समझ में। तो यही चीज था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन कौन सा बताते हैं, u by v, u into v वाला बता देते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये बता देते हैं। है कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, लेट सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin 5x डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to derivative of e to the power x into sin 5x with respect to x, dy by dx is equal to u into v, फॉर्मूला याद होगा, u into v, 1 by 1 रूल, यानी कि 1 रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin 5x with respect to x प्लस क्यों भाई, मल्टीप्लीकेशन, स्टेबल सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बात समझ रहे होंगे कि ये दोनों चीज नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, मिलाना पड़ेगा, मजबूरी है। अंतिम चैप्टर चल रहा है, उसी तरह पढ़ा रहे हैं जिस तरह से पहला चैप्टर पढ़ाए थे, याद है। डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर जिस तरह पढ़ाए थे, ये अंतिम चल रहा है डिफरेंशिएशन, तब पर भी उसी तरह चल रहे हैं। दिए हुए जवान पर अभी भी हम अडिग हैं, आप लोग घर में पढ़िए। dy by dx is equal to e to the power x, ये दोनों को मिला रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin 5x with respect to differentiation of 5x into derivative of 5x with respect to x plus sin 5x into derivative of e to the power x with respect to x, dy by dx is equal to e to the power x। देखिए ये दोनों मिल गया, जो मिल जाता है उसका चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो नहीं मिला उन चीजों को यहाँ देखिए, जो मिल जाता है वो चुपचाप यहाँ उतर जाता है। साइन का कॉस इंटू 5 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 बताए थे। कांस्टेंट अकेला हो 0, किसी वेरिएबल के साथ हो, देखिए x के साथ है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, प्लस sin 5x into e to the power x का डिफरेंशिएशन वही रह गया e to the power x।
dy by dx is equal to e to the power x into cos 5x into 5 plus e to the power x sin 5x। बात समझ में आ गया होगा इतना सा बात। तो ये बात देख रहे होंगे, ये जो आपका निकला अभी तक क्या चीज निकला भाई, dy बाय dx निकला। हमको क्या निकालना है, d2y बाय dx निकालना है। मतलब इसको लेकर के भी आगे और बढ़ना है, मतलब इसी को डिफरेंशिएट कर देना है और कुछ नहीं। आइए इधर लिखते हैं। यहां तक लिखने के बाद इसमें हम लोग और रूल लगाते हैं। जब पार्ट 1 ग्रेजुएशन पार्ट 1 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को यही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसके जगह पे हम लोग y रख देते हैं और इसके बाद ये इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो भी हमारा इजी वे में निकल जाता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आंसर मिलाना ज्यादा अच्छा होगा, तो उससे रिलेटेड ऑनर्स वाले से ना समझे, इसको आगे लेके बढ़े। तो आइए लिखेंगे अगेन differentiating with respect to x, तो d2y by dx square is equal to डेरिवेटिव ऑफ 5 पहले लिख लेते हैं, फिर e टू दी पावर x लिख लेते हैं और फिर cos 5x लिख लेते हैं। cos 5x लिख लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, तो एक ही बार लिख देते हैं। अब तो आप लोग समझते हैं dy बाय dx क्या है जी, वहां पे e टू दी पावर x sin x। क्लियर है। अब इधर मिटा देते हैं, उधर का काम हो चुका है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। d2y by dx square is equal to 5 कांस्टेंट बाहर e टू दी पावर x, फर्स्ट फंक्शन u इंटू v में टूटा, ये कांस्टेंट बाहर था, ये कांस्टेंट बाहर, ये u ये v, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos 5x, एक ही बार ले लेते हैं 5x के रिस्पेक्ट में इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया, इसका एक बार में निकल गया, प्लस अब ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन स्टेबल एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पूरे का बात आप जानिए भाई, यहां से यहां तक का बात ये पूरा इतना बना। अब इसको लिखने जा रहे हैं प्लस u इंटू v में ये भी जाएगा, देखिए ये u ये v, ये आप देख रहे हैं u और ये v की तरह काम किया। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन, ये 5 होना चाहिए, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ 5 छूट गया है, नीचे देखिए वहां निकला हुआ है 5, तो ये 5 हो गया। और इसके बाद 5 हो गया तो यहाँ एक बार लिख देते हैं 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, आज राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, स्पीड लिख रहे हैं इसलिए, प्लस सेकेंड फंक्शन sin 5x इंटू ई टू दी डेरिवेटिव ऑफ इसका, पहले भी किए थे समझ में आ रहा होगा, दिस इज इक्वल टू, बस रिजल्ट निकाल दीजिए, 5 इंटू ई टू दी पावर x रह गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस इंटू में माइनस sin 5x इंटू 5 बार x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos 5x इंटू ई टू दी पावर x, ये ब्रैकेट बंद क्योंकि 5 बाहर है, प्लस ई टू दी पावर x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x इंटू 5 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin 5x इंटू ई टू दी पावर x। चलिए मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस प्लस तो कहीं कुछ है नहीं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ई टू दी पावर x sin 5x इंटू 5 प्लस
यहाँ पे ये 5 यहाँ भी आएगा, पूरा एकदम इजी वे में कर रहे हैं। cos 5x इंटू ई टू दी पावर x प्लस यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 5 ई टू दी पावर x इंटू cos 5x, यहाँ गुना नहीं होगा, वो उतना में ही था, क्लियर है, प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x। अब देखिए ई टू दी पावर साइन कहाँ कहाँ में है भाई, तो यहाँ पर है ई टू दी पावर साइन, और इसके बाद कहाँ है, यहाँ पर है ई टू दी पावर साइन। देखिए यहाँ पर बचे कितना, बचे 25 और एक साइन 26, और कहीं साइन नहीं है, नहीं, तो लिखेंगे 26 ई टू दी पावर x साइन 5x। क्लियर है, ये मिटा लेते हैं। चलिए cos 5x ई टू दी पावर 5 ई टू दी पावर x cos, यानी कि ये देखिए ये और ये दोनों सेम मिल रहा होगा, और ये मिल रहा है, ये 5 तो कुल मिलाकर जोड़ने पर कुल मिलाकर कितना 10 ई टू दी पावर x, और ये cos 5x। चैलेंज क्लियर, कौन कौन एक्सेप्ट करते हैं वो कमेंट में देखेंगे और व्हाट्सएप पे देखेंगे, बाकी आप बना के भेजें। जितनी एनर्जी से उधर से बन के आएगा उतनी एनर्जी से उतना जल्दी इधर से चैप्टर खत्म होगा। हम क्या पढ़ाते हैं वो खुद पता नहीं, लेकिन आप ये डिसाइड करेंगे कि हम किस रेस में पढ़ाएं और कितना पढ़ाएं, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, वो डिसाइड सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये बना के भेजिए, फिर आगे डिसाइड किया जाएगा कि अगला वीडियो किस समय आता है। धन्यवाद।